हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको शीत युद्ध के बारे में पहले ही बता दिया है, जो आप पहले की वीडियोज़ हैं उनमें आप शीत युद्ध के बारे में देख सकते हैं कि शीत युद्ध की प्रकृति क्या थी, शीत युद्ध के क्या क्या चरण आए और शीत युद्ध क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि नए शीत युद्ध को जन्म देने वाले कारक। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो शीत युद्ध था वह हमारा 1945 से लेकर 1991 तक चला था। तो उसी के अंदर हमने शीत युद्ध को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करा है। एक का नाम दिया है हमने शीत युद्ध और दूसरे का नाम दिया है हमने नया शीत युद्ध। तो नए शीत युद्ध को ये एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि नए शीत युद्ध को जन्म देने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, या नए शीत युद्ध प्रारंभ होने के लिए जिन धारणाओं का योगदान था उनका वर्णन कीजिए। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि देतांत क्या है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि देतांत क्या है, उन कारक तत्वों का उल्लेख कीजिए जिनसे देतांत का अंत एक शीत युद्ध के युग के रूप में शुरू हुआ। तो अब हम बात करते हैं कि जो तनाव शैथिल्य है उसके लिए देतांत शब्द का प्रयोग फ्रेंच भाषा में किया गया है, जिसका अर्थ होता है तनाव में कमी। यानी इसके अंदर ये कहा जाता है कि जो तनाव है उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। यानी पहले जैसे आपस में दोनों देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, अब उसमें थोड़ी सी कमी आई है, उसी को हम तनाव शैथिल्य या देतांत कहते हैं। तो इसके लिए जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव तथा राष्ट्रपति ब्रेजनेव ने रूसी भाषा के शब्द राजयड़का का प्रयोग किया था, और इस अर्थ का होता है कि किसी आज को खाली करना। यानी जो भी हमारी वास्तविक जीवन में चल रहा है उसको खाली करना, उसको ख़त्म करना, उसकी जगह हमें नए अस्तित्व को लाना। तो अब इसके अंदर जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ है उनके बीच में जो संघर्षपूर्ण संबंध थे उनको ख़त्म करने के लिए ही इस वर्ड को रखा गया। यानी इसको हम देतांत के नाम से जानते हैं। और इसी अवधि में शीत युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, परंतु तनाव में कमी हुई थी। सीधे सीधे से कहने का मतलब है कि जो शीत युद्ध में हमें 1965 तक जो चीज़ें तनाव देखने के लिए मिल रहा था, लड़ाई झगड़े देखने के लिए मिल रहे थे, क्यूबा मिसाइल संकट, हंगरी की समस्या, कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया में युद्ध, बर्लिन में, तो ये सारी चीज़ों का एक तरह से अब खात्मा या उसमें कमी आना, उसी को देतांत कहा गया है या नया शीत युद्ध का नाम दिया गया है। और हम कह सकते हैं कि इसमें जो स्थिरता है वो अचानक नहीं आई थी। यानी जो इन दोनों देशों के बीच में तनाव हो रहे थे वो एक अचानक कम नहीं हुए, इसमें दोनों ही तरफ से निश्चित प्रयास किए गए हैं, उसके बाद भी इनमें तनाव कम हुए हैं। तो तनाव कम करने के लिए उत्तर 1962 काल में अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने एक दूसरे से संपर्क साधे, तभी इन दोनों देशों के बीच में तनाव कम हुआ। और 1970 के दशक में हम देखें कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी कि इन दोनों महाशक्तियों के बीच में एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सोवियत संघ और अमेरिका के संबंध एक बार फिर इतने विकट हो चुके थे कि लग रहा था कि शीत युद्ध दोबारा वापिस आ गया है। जो तनाव इस बार उभर कर आया उसको नव शीत युद्ध की संज्ञा दे दी गई। दिसंबर 1979 में जब सोवियत सैनिकों ने भारी संख्या में अफगानिस्तान में प्रवेश कर लिया और उनकी राजनीति में इंटरफेयर करने लगे और उस पर कब्जा कर लिया, तो ऐसा लगने लगा कि शीत युद्ध पुण्य सामने आ गया, क्योंकि अमेरिका भी अफगानिस्तान पे कब्जा करना चाहता था, इसीलिए उसने इस चीज़ का विरोध किया। और अब फिर लगने लगा था कि दोबारा से इन दोनों के संबंध गड़बड़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नया शीत युद्ध था उसके कारण क्या थे। मतलब एक बार क्या हुआ, आपका शीत युद्ध आया, उसके बाद थोड़ा सा तनाव शैथिल्य आया, जिसके लिए देतांत शब्द का यूज़ किया कि ठीक है अब थोड़ी सी कमी आ रही है, मतलब अब आपसी दोनों के संबंध है वो थोड़े से ठीक हो रहे हैं। लेकिन फिर दोबारा से कुछ ऐसा हुआ कि जिसने नए शीत युद्ध को जन्म दे दिया। तो हम वही टॉपिक्स देखते हैं कि क्या क्या ऐसे टॉपिक्स थे। तो एक तो है आपका पुर्तगाल की समस्या। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि जब 1975 में जब तनाव शैथिल्य अपनी चरम सीमा पर था, तब इसमें एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी
कि सोवियत समर्थित पुर्तगाली कम्युनिस्ट पार्टी तो वो संधि करके अधिकारियों के साथ उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि जो सोवियत समर्थन यानी जो सोवियत का समर्थन करती थी पुर्तगाली कम्युनिस्ट पार्टी, उसने क्या करा, उसने कहा कि जो समाजवादी दल है अब हम उसकी नहीं सुनेंगे, और उन्होंने सोचा कि अब हम इस पर कब्जा कर लेते हैं, यानी उन्होंने पुर्तगाल पे कब्जा करने की कोशिश की। तो सोवियत संघ और अमेरिका यह कह रहा था कि ये सब सोवियत संघ के बढ़ावे से ही हो रहा है, क्योंकि जो समाजवादी दल है वो हर चीज़ को दरकिनार कर कर पुर्तगाल पर कब्जा करना चाहता है। तो सोवियत संघ पुर्तगाल में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में लाकर पुर्तगाल को नाटो से अलग करना चाहता था। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो पुर्तगाल है पहले नाटो का मेंबर था, लेकिन सोवियत संघ ने सोचा कि किसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है तो यहाँ पर समाजवादी शासन स्थापित हो जाएगा और हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग शासन करवा सकते हैं। तो यह थी सबसे पहला पॉइंट, तो ये हो गया आपका कि पुर्तगाल की समस्या। अब आता है अंगोला का गृह युद्ध। तो 1975 से 1976 में अंगोला में गृह युद्ध छिड़ गया। तो इसमें सोवियत संघ और क्यूबा ने के जो राष्ट्रपति थे MPL, उन्होंने साथ दिया, अमेरिका ने साथ दिया FMLA और यूनिटा की काबियती टुकड़ियों का। तो अमेरिका ने दूसरी पार्टी का साथ दिया, सोवियत संघ ने दूसरी पार्टी का साथ दिया। तो इससे क्या हुआ, दोनों देशों में दोबारा से तनाव की स्थिति आ गई। सोवियत संघ क्यूबा तथा समाजवादी देश चाहते थे कि सत्ता अंगोला जनमुक्ति आंदोलन के हाथों में आए, जबकि और जो राष्ट्रीय मोर्चा और यूनिट की सेनाएं हैं वो चाहती थी कि पश्चिमी शक्तियों से आर्थिक और सैनिक सहायता मिल जाए। तो इस तरह से दोनों ही देशों ने इंटरफेयर किया अंगोला में। अब आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब इसके अंदर क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि ये अफ्रीका क्षेत्र में इथियोपिया में नीति परिवर्तन हुआ और उसने सोवियत समर्थक नीति अपनाई, यानी यहाँ पर समाजवादी प्रणाली अपनाई, जबकि सोमालिया है उनका झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ रहा था। तो सोवियत संघ ने इथियोपिया, सोमालिया, इरित्रिया और जिबूती के एक समाजवादी संघ की जो योजना बनाई थी वो सफल नहीं हुई थी। उनका यह कहना था कि किसी तरह से भी यहाँ पर हम समाजवादी जितने भी कंट्रीज हैं उनमें हम समाजवादी शासन फैला देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। और यहाँ पर अमेरिकी जो नौसैनिक है उन्होंने हिंद सागर में अपना नौसैनिक अड्डा बना लिया था, जिससे भी इसको उनको धक्का लगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो यही हमें शीत युद्ध के बारे में बताती हैं कि किस तरह से नया शीत युद्ध अपने चरम अवस्था में था। अब बात करते हैं क्यूबा में तनाव। इससे पहले हमारे 3 पॉइंट हो चुके हैं, ये हमारा 4th पॉइंट है और आपको इन पॉइंट्स के नीचे अंडरलाइन जरूर करनी है, पेंसिल से हाईलाइट कर देना है, जिससे कि एग्जामिनर का जो ध्यान है वो आपके पॉइंटों पे जाए, तो इससे आपके नंबर इंक्रीज होने में मदद मिलती है। तो क्यूबा में तनाव हम देखेंगे। 1977 में क्यूबा में सोवियत सैनिकों की उपस्थिति के कारण अमेरिका और रूस के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। अब क्या हुआ, 1977 में जब क्यूबा में सोवियत सैनिक आ गए तब इससे भी स्थिति खराब होने लगी। तो इस खतरे से निपटने के लिए राष्ट्रपति कार्टर ने कैरेबियन में एक सैनिक बेड़ा तैनात करने की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति जो कार्टर हैं वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम। तो यह संकट बहुत गंभीर रूप धारण कर सकता था, लेकिन इसी बीच क्यूबा के राष्ट्रपति ने बातचीत द्वारा इस संकट को ख़त्म करने की कोशिश की, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्वीकार कर ली। नहीं तो हो सकता है कि जन धन दोनों की हानि उठानी पड़ती। अब बात करते हैं हम कंबोडिया में संघर्ष। तो कंबोडिया में चीन पोल पॉट सरकार का समर्थन कर रहा था। तो चीन क्या कर रहा था कि कंबोडिया में उस सरकार का समर्थन कर रहा था। तो इसके अंदर ये आताई शासन था, यानी अपनी मनमर्जी से ये करते थे और इतना अत्याचारी शासन और कहीं नहीं पाया गया जो कंबोडिया में था। और उस टाइम जो पोल पॉट ये चीज़ें कर रहा था वो बहुत ही बेकार चीज़ें थी। तो पोल पॉट पर आरोप था कि उसने आतंकित करने के लिए लगभग 20 लाख निर्दोष लोगों की हत्या करवा दी, जिससे कि लोग उससे ज़्यादा मात्रा में डर सके और वो अपना शासन इसी तरह से कायम कर पाए।
तो सोवियत समर्थन से वियतनाम ने कंबोडिया पर हमला कर दिया 1979 में और पोल पॉट की सरकार हटा दी। तो पश्चिमी आलोचकों ने कहा कि कंबोडिया पर सोवियत समर्थन से वियतनाम द्वारा आक्रमण कहा। उन्होंने कहा कि ये वियतनाम ने कहा है, इसीलिए इन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया। अब क्या हुआ, 1979 में चीनी सैनिकों ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। चीन ने क्यों करा? क्योंकि चीन ने इसीलिए करा क्योंकि चीन कंबोडिया को पहले समर्थन कर रहे थे, उनकी पोल पॉट की सरकार को समर्थन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अब ऐसा नहीं करा। तो सोवियत संघ ने चीन को अपना आक्रमण तुरंत बंद करने की चेतावनी दी। तो कुछ समय बाद चीन ने अपनी सेना को वियतनाम से वापस बुला लिया। तो इस तरह से तीनों देशों के बीच में जो विवाद उत्पन्न हो सकता था वह अब रुक गया, और शायद ये विवाद अगर नहीं रुकता तो ये गंभीर विश्व युद्ध का रूप भी धारण कर सकता था, क्योंकि कई ऐसे मौके आए कि जिसके अंदर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति हो गई थी। जैसे कि क्यूबा में आप देख सकते हो, क्यूबा में 1962 में हुआ पहले ये स्थिति शीत युद्ध के दौरान, फिर नए शीत युद्ध के दौरान 1977 में ये स्थिति पाई गई। तो आप सभी को शीत युद्ध और नए शीत युद्ध में आई होप डिफरेंस पता चल गया होगा। शीत युद्ध जब अपनी चरम अवस्था में था, उसके बाद कुछ तनाव आए, संबंध सुधरे, उसके बाद दोबारा कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण युद्ध की संभावना बढ़ने लगी। अब बात करते हैं हम यमन की समस्या में। तो 1967 में अंग्रेजों के यमन से चले जाने के बाद दक्षिणी यमन में सोवियत प्रभाव में वृद्धि हुई। 1979 में उत्तरी यमन पे दक्षिणी यमन ने आक्रमण कर दिया। तो सोवियत संघ ने कहा कि ठीक है, उत्तरी यमन के साथ हम अपने रिश्ते हैं वो अच्छे करेंगे, मजबूत करेंगे, लेकिन इसी टाइम पीरियड में दक्षिणी यमन को वह बड़ी मात्रा में युद्ध की सामग्री आपूर्ति कर रहा था। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर उत्तरी यमन है वो किस तरह से उस पर विश्वास करे। तो अमेरिका ने उत्तरी यमन की सहायता की, और संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब दोनों ने सोवियत संघ की भूमिका के लिए उसको निंदा की। यानी सोवियत संघ तो कह रहा है कि उत्तरी यमन से कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, साथ ही साथ वो दक्षिणी यमन को युद्ध की सामग्री प्रोवाइड करा रहा है, जिससे इसमें आपको साफ ही पता चल रहा होगा कि दक्षिणी यमन से वह हमला करवा के उत्तरी यमन को अपने कब्जे में लेना चाहता था। तो यद्यपि युद्ध विराम लागू करवा दिया गया, फिर भी 1982 तक यमन में छापावार गतिविधियां जारी रहीं। तो ये तो था हमारा कि देतांत क्या है, नया शीत युद्ध क्या है, और नए शीत युद्ध के क्या क्या कारण हैं। अब हम उनकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसीलिए मैं पार्ट 2 के अंदर आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्या क्या प्रकृति रही है उस टाइम पे, कौन से हथियार यूज़ किए गए हैं, अफ़गानिस्तान ने किस में हस्तक्षेप करा है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कहाँ तक वो फैला, यानी उसके जो नेचर था शीत युद्ध का वो था कैसा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स and you. Thanks for watching KS Classes.